नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज 15 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हम सबके जीवन का, हम सबको, आपको, मुझे और हम सबको, इस पूरी प्रकृति को, इस पूरी कायनात को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब हम स्वतंत्रता दिवस साथ में मनाएंगे तो हम अपने आप को कई और बेड़ियों से, जिनमें हमने स्वयं को भी जकड़ रखा है, उससे भी आज़ाद करेंगे। वो बेड़ियाँ निराशा की हो सकती हैं, अत्यधिक सोच की हो सकती हैं, चिंता की हो सकती हैं, अवसाद की हो सकती हैं, हिचकिचाहट की हो सकती हैं, कुछ ना कर पाने की जो तड़प आपके अंदर आपको बेचैन करती है, उस बेचैनी की हो सकती हैं। इन सभी बेड़ियों से अपने आप को रिहा कीजिए और एक मकसद बनाइए अपने जीवन का कि आज़ादी के दिन स्वयं के मन और शरीर से जो भी विकार हैं उनसे भी हम आज़ादी पाएं। आज़ादी की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम जानने वाले हैं कि अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का शिक्षा में क्या महत्व होता है। लर्निंग, एजुकेशन में लर्निंग किस तरीके से इम्प्रूव होती है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर अधिगम से लर्निंग का विश्लेषण किया जाए, एनालिसिस किया जाए, इनसाइट थ्योरी के माध्यम से यदि हम कुछ सीखते हैं, उसका एनालाइजेशन अगर किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, तो कौन कौन से बिंदु हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए, समस्या की खोज करना, सबसे पहली बात, हम समस्या की खोज करते हैं। यह समस्या अगर हमारे सामने है तो हम उस समस्या के विषय में ये जांच परत ज़रूर करते हैं कि आखिरकार, जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो या तो हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाए, समस्या, या हम किसी समस्या में फंस जाएं, पहली चीज़। दूसरा स्टेप होता है कि आपको हिचकिचाहट होती है। अच्छा, यहाँ हिचकिचाहट, हेजिटेशन नहीं, कभी भी किसी भी समस्या से जब हम निकलना चाहते हैं, या जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि कोई चीज़ हमारी गिर गई है और हमें उसे उठाना है, तो जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं तो हमारे मन में अनायास ये विचार ज़रूर आता है कि पता नहीं ये प्रयास पूरा होगा भी या नहीं होगा। ये वस्तु जिसकी सहायता से हम उस पर्टिकुलर गिरी हुई चीज़ को उठाना चाहते हैं, ये वस्तु हमारे हाथ में आएगी भी या नहीं आएगी। जब इस तरीके के विचार आते हैं और वो विचार आपके मन में यदि आंशिक भी, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट लेकर आते हैं, हेजिटेशन लेकर आते हैं, रुकावट लेके आते हैं, तो वो हेजिटेशन ये है। तो हिचकिचाहट आएगी, फिर आप थोड़ा सा विश्राम, आप एनालाइज करेंगे उस सिचुएशन को, आप सोचेंगे, अपने आप को समय देंगे, और उसके बाद फिर आप एकाग्रचित होकर फिर पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करके उस समस्या का समाधान करने में जुट जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? सही प्रतिक्रिया का प्रयत्न करना। चिंपैंजी, हमारे सुल्तान भैया ने पहले केले अपने हाथ से लेने की कोशिश की, बहुत कोशिश की उन्होंने कि जितना हो सके अपनी बॉडी को पुश करें, केज के बाहर अपने हाथ को जितना हो सके उतना आगे लेकर जाएं और केले को खींचने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आ गया कि ये केला तो मैं ऐसे पा नहीं सकता, भूख मिटा नहीं सकता, तब उन्होंने वो सामने पड़ी हुई छड़ी को देखा और उस छड़ी के माध्यम से उन्होंने फिर कोशिश की कि किस तरीके से इन केलों को पाया जाए। तो सही प्रतिक्रिया का प्रयत्न करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहली ही बार में आप सही प्रयत्न कर दें, हो सकता है कि दूसरी बार आपको सही प्रयत्न करें, या फिर अचानक से जो क्लिक करने वाली बात होती है। इनसाइट थ्योरी पूरी है ही यही कि सूझबूझ का इस्तेमाल कीजिए। तो सूझबूझ का जो पड़ाव हमारे पास आता है, हो सकता है उससे पहले हम कुछ प्रयत्न कर चुके हों और प्रतिक्रिया या रिस्पांस हमें सही नहीं मिला, और अचानक से हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, इस तरीके से ये समस्या को सुलझा नहीं सकते, अलग तरीके से इसको सुलझाएंगे। तो वही सही प्रतिक्रिया, आपकी खुद की सही प्रतिक्रिया। फिर पहली प्रतिक्रिया सिद्ध ना होने पर दूसरी प्रतिक्रिया करना। चिंपैंजी ने पहली बार कोशिश की, केले नहीं पा सका, फिर छड़ी का प्रयोग किया, केले पा सका। तो पहली प्रतिक्रिया के बाद दूसरी प्रतिक्रिया को उसका पुनरावर्तन करना, उसको दोबारा से रिपीट करना बहुत ही सहज है। पहली बार जब केले की दूरी इतनी थी कि एक छड़ से उसको अपने करीब ला सके तो उसने एक छड़ का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी स्थिति में केला बहुत दूर था, केवल एक छड़ी के इस्तेमाल से वो केले को अपने पास नहीं लेकर आ पा रहे थे, तो उन्होंने दो छड़ियों को जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि पहली प्रतिक्रिया सिद्ध ना होने पर दूसरी प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ना और उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति करने की कोशिश करना। ठीक है ना। लक्ष्य की ओर लगातार ध्यान देना।
चिंपैंजी सुल्तान का पूरा ध्यान सिर्फ केलों पर था, कैसे भी उनको केला पाना था। यही हमारे साथ होता है, अगर कोई समस्या आ जाती है तो पूरा ध्यान हमारा उस समस्या पर आ जाता है, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर। हो सकता है कि पहले हम उस समस्या के लिए उन वस्तुओं का इकट्ठा कर रहे हों, उन विचारों को इकट्ठा कर रहे हों जिससे वो समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन अचानक से जब हमें पूरा क्लिक कर जाता है कि अच्छा इसका समाधान ऐसे निकलेगा, तो हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, ठीक है ना, लक्ष्य पर। और यहाँ है लक्ष्य की ओर लगातार ध्यान देना। फिर छठा पॉइंट आता है एकाएक उपयुक्त प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करना। अचानक से जो आपके मन में ख्याल आया उसको एक्सप्रेस करना, यानी उस चीज़ को उठाने के लिए जो बेड के पीछे गिर गई थी, अचानक से आपके पास ख्याल आया और आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उससे उसको अपनी तरफ उठाने की कोशिश की, तो ये अचानक से प्रतिक्रिया आती है, अचानक से अभिव्यक्ति होती है और उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उस के मद्देनजर आप एक्शन लेते हैं। चलिए, सही प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति करना, ये तो बहुत ही क्लियर बात है। हमारे सुल्तान साहब ने भी हमें यही बताया था, चिंपैंजी जी ने, कि पहली बार छड़ी का प्रयोग किया तो दूसरी बार छड़ी ही ढूंढ रहे थे। तो अगर हमें किसी समस्या का समाधान, किसी एक जैसी समस्या का समाधान पहले अगर हमने किसी एक वस्तु, किसी एक इंसाइट से किया था, अगली बार यदि वही सिचुएशन आती है तो आप वही इंसाइट का प्रयोग करते हैं, रिपीट करते हैं उसको। समस्या अथवा परिस्थिति के आवश्यक पहलुओं को ध्यान देना व अनावश्यक पहलुओं को त्याग करके योग्यता का विकास करना। मान के चलिए कि अगर बेड के पीछे जो वस्तु गिर गई है उसको निकालने के लिए तो आपको छड़ी की ही ज़रूरत पड़ेगी ना, डंडे की ही ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है आप झाड़ू से भी उसको निकालने की कोशिश करें। तो ये दो तीन चीज़ें जो आपके काम की है, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इतनी गहराई तक नहीं पहुँच रही हैं, इतनी नीचे तक नहीं पहुँच रही हैं, हम इसको निकाल नहीं पाएंगे, गोल कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो आपके किसी काम का नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो अनावश्यक वस्तुएँ हैं, उन अनावश्यक वस्तुओं से तो आपका ध्यान अपने आप ही हट जाएगा, और हर वो चीज़ जो उस चीज़ को उठाने में आपकी मदद करे, वो चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। और मानसिक तौर पर आप अपने शायद पूरे घर को स्कैन भी कर लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ रखी है जिसका आपको क्लिक कर सकता है कि इस चीज़ से मैं उस ऑब्जेक्ट को उठा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो रहा विश्लेषण किसका, अभिव्यक्ति सिद्धांत का, इनसाइट थ्योरी का। पहले आपने समस्या की खोज की या फिर समस्या आपके सामने आई, फिर आपने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, थोड़ा विश्राम, थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, एकाग्रचित होकर फिर आपने सिर्फ और सिर्फ समस्या पे अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, सही प्रतिक्रिया का प्रयत्न किया। हम हमेशा सही प्रतिक्रिया का ही प्रयत्न करते हैं, वो फेल होने के बाद हम दूसरी प्रतिक्रिया या और जोर लगाते हैं दिमाग पर, ठीक है। पहली प्रतिक्रिया सिद्ध ना होने पर दूसरी प्रतिक्रिया हम लेते हैं, ये बहुत सिंपल बात है। फिर लक्ष्य की ओर लगातार ध्यान देते हैं, एकाएक उपयुक्त प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति करते हैं, अगर प्रतिक्रिया सही है तो उसकी पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। समस्या या परिस्थिति, जिस भी परिस्थिति में है या जो भी समस्या हमारे सामने आई है, उसको सुलझाने या उस परिस्थिति से निकलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, बाकी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। ये तो रही एनालिसिस की बात, विश्लेषण की बात। अब हम ये जानेंगे कि आखिरकार अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम का शिक्षा में क्या महत्व है। अल्टीमेटली तो हमें यही देखना है, अगर आपको एक भावी शिक्षक बनना है, अगर आप एमएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, इवन यूजीसी में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और अगर इन सब एग्जाम्स को छोड़ भी दें, अगर आपको केवल एक शिक्षक ही बनना है या एक अच्छा समाज का नागरिक बनना है, ऐसे समाज का जहाँ पर हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी को, हर एक बच्चे की सोच समझ को आपके पास बढ़ाने का मौका हो, थोड़ा सा पुश करने का मौका हो, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि इनसाइट थ्योरी का हम एजुकेशन में बहुत ही बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि इनसाइट थ्योरी को हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इससे होता क्या है, बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाई जा सकती है। आप उनको ऐसी सिचुएशन दे सकते हैं जहां से उनको निकलने का प्रयत्न करना है, जंबल दे सकते हैं, पजल्स दे सकते हैं। बच्चा उनको सॉल्व करने के लिए क्या अपना इंसाइट ही तो लगाएगा, अचानक से उसको कुछ क्लिक कर जाता है तो उसके दिमाग का विस्तार होता है, वो सोचता है, उसकी क्षमता बढ़ती है सोचने की। ऐसा तो है नहीं कि आप एक काम कर रहे हैं फिर उसको हटा रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर हटा रहे हैं, नहीं, अचानक से उसको ऐसी सिचुएशन आ गई, अचानक से आपने उसके सामने
कहा कि आज हम चलो पजल सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करें। तो इस तरीके से बच्चे की रचनात्मकता बढ़ती है, उसके दिमाग का विस्तार होता है। ठीक, चलिए, बालकों की बुद्धि, ऑफ कोर्स रचनात्मकता तो बुद्धि से ही संबंधित है, इंटेलिजेंस से ही संबंधित है, कल्पना और तर्क शक्ति भी बढ़ जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए समझने के लिए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जब हम अपने अंदर ही एक समस्या का खोज करते हैं, अचानक से एक समस्या के समाधान पर पहुंच जाते हैं, तो अगली बार जब कोई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारा बौद्धिक कौशल हमें मदद करता है कि उस समस्या का समाधान हम किसी तरीके से कर सकते हैं, किसी अनूठे तरीके से कर सकते हैं, या पजल को सॉल्व कर सकते हैं, पहेली को सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या किसी और सिचुएशन से हम कॉम्बैट कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, गणित, कला, संगीत और साहित्य में, इन सब में इनसाइट थ्योरी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। कितने खूबसूरत रचनाएं अचानक से आप बना सकते हैं कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, कितनी खूबसूरत एक बात, आप अपनी बात को विस्तार दे सकते हैं, साहित्य पूरा का पूरा रच सकते हैं। ये सब क्या है? ये आपका मेंटल स्टेटस इनसे बढ़ रहा है, अंतर्दृष्टि से आपका विस्तार हो रहा है। कई बार, इस लेक्चर से अलग हट के आपसे कहना चाहूँगी, कई बार हमारे अंदर बहुत से गुण, बहुत काबिलियत निहित होती है, पर क्योंकि हमें जीवन में कभी मौका ही नहीं मिलता, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि हम किस काबिल हैं। अचानक अगर हमें कोई मौका मिल जाए या किसी स्थिति, परिस्थिति, समस्या का सामना हम करें, तो हमारे दिमाग के चक्षु खुल जाते हैं, हमारा दिमाग खुल जाता है और हमें पता चलता है कि अच्छा, ये टैलेंट भी हमारे अंदर था, हमें तो पता ही नहीं था। भले ही हम शाब्दिक तौर पर किसी के सामने ना कहें या स्वयं खुद से भी ना कहें, एडमिट ना करें इस बात को, लेकिन आपके दिमाग में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है। तो जितनी रोचकता के साथ, जितनी रचनात्मकता के साथ आप सिचुएशन को डील करेंगे, आपका दिमाग उतना ही खुलेगा। अधिगम का विकास पद पद पर होता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लर्निंग जो है ना, वो छोटे छोटे स्तर से ऊपर जाती है। आप जब छोटे क्लासेस में होते हैं तो रंग भेद सीखते हैं, कौन से रंग किस कलर के हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, कैसे आप रंगों को मिक्स करके कुछ नया रंग बनाएंगे, आर्ट्स में सीखते हैं। कैसे आप मेलोडी क्या है, सरगम क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, किस तरीके से आप रागों की संरचना की जाती है और रागों से किस तरीके से हम अलग अलग समय के संगीत और गायन की पद्धति को हम सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली पद पद पे हो रही है ना, इनिशियल एकदम से तो आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाता, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हैं। चलिए, अंतर्दृष्टि के अनुसार आदत बना के सीखना। अब देखिए, रट्टाफिकेशन तो कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन होता ही नहीं है। आपने किसी भी चीज़ को रट्टाफिकेशन कर लिया, इस थ्योरी का आपने रट्टाफिकेशन कर लिया, कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस थ्योरी को ठीक से समझ लिया, आत्मसात कर लिया, समझ लिया, और अगर अगली बार आपके सामने कोई ऐसी समस्या आए, परिस्थिति आए जिसे जूझने के लिए आपको अचानक से अपना इंसाइट इस्तेमाल करना पड़े, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा, ये तो इंसाइट थ्योरी थी। फिर आप याद रखने का तो ये भी तरीका है कि आप इनके जितने भी फाउंडर्स थे, ओरिजिनल फाउंडर्स और जो साथी थे, उन सब के नाम याद रखें। तो ये समझिए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता कि आप रटाई के नियम को फॉलो करें या किसी भी एक चीज़ को 10 बार परफॉर्म करें। आप गए, एक्सपेरिमेंट किया आपने लेबोरेटरी में, आपने 10 बार वो एक्सपेरिमेंट किया, वो अंतर्दृष्टि में नहीं आएगा। अंतर्दृष्टि इस सिद्धांत को मानता ही नहीं है कि आप ट्रायल और एरर करें। बालकों में स्वयं ज्ञान पद्धति का विकास होता है और वो खोज के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अगर आप बच्चों से कह दें कि बच्चों एक काम करिए, आप ना कुछ एक्सपेरिमेंटली, नॉट केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक नया आविष्कार करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए हम किसी मशीनरी की बात कर रहे हैं, आप 7th 8th के बच्चे को एक प्रोजेक्ट देते हैं कि बेटा कोई ऐसी चीज़ बनाकर लेकर आओ जो मूवेबल है और जिसमें थोड़ी सी रोशनी भी आपको दिखाई दे। लेकिन आपको यूट्यूब की मदद नहीं लेनी है और आप किसी की मदद मत लीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो हमने लेक्चर्स आपको दिए उसके हिसाब से आप कुछ नया बनाकर लेकर आइए। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा जब देखेगा कि उसके सामने एक समस्या है, उसको आपने उर्जे पुर्जे दे दिए हैं, तो वो उनको जोड़ गांठ करने की कोशिश करेगा।
और फिर जोड़-घाट करने के बाद उसमें अपना इन्वेंशन डालेगा, अपनी रोचकता के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, उसको बनाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, उसकी बुद्धि का विकास ही तो हो रहा है। यानी अंतर्दृष्टि थ्योरी का ये मानना है कि आप बच्चे को नई सिचुएशंस दीजिए, बच्चा नई सिचुएशंस के हिसाब से ही डील करेगा और किसी न किसी पड़ाव पर डेफिनेटली पहुंच जाएगा, अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएगा। बालकों में स्वयं का ज्ञान पद्धति का विकास होता है और वो खोज के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अंतर्दृष्टि में समस्या का हल करके सीखने की विधि पूरी तरह से व्याख्या करती है। आप करते हैं काम और फिर आप सीख लेते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका वही है कि आपकी बुद्धि का विस्तार हो जाता है। अगर आप अंतर्दृष्टि थ्योरी के माध्यम से भी चीज़ों को, नए नए ऑब्जेक्ट्स को, नए नए क्रिएशंस को बच्चों के सामने लेकर आ रहे हैं या बच्चों से करवा रहे हैं, तो उनका दिमाग का विस्तार होता है, ठीक है ना। कक्षा में व्यवहारिक शिक्षण में पूरी तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है। वही है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल ना करें, बच्चों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो बच्चा एकदम चीज़ों को क्लिक कर जाता है। मसलन आपने बच्चों को एक पौधा बना के दिखा दिया, पेड़ बना के दिखा दिया, आपने एक सूरज बना के दिखा दिया, सनलाइट आते हुए दिखा दी और आपने बता दिया फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये बात बच्चा कई बार पढ़ता है और फिर कई बार भूलता है। लेकिन यदि इसी प्रोसेस को आप बच्चे से कह दें कि एक्सपेरिमेंटली आप इसको करिए, अपने घर में लगाइए या स्कूल में, हम जर्मिनेशन भी तो सीखते थे ना स्कूल में, तो वो चीज़ बच्चा कभी भी नहीं भूलता है क्योंकि उसके सामने वो स्थिति है, वो रिलेट कर पा रहा है तथ्यों को, ठीक है ना। चलिए, तो कक्षा में व्यवहारिक शिक्षा में पूरी तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि आप बच्चों को इस तरीके की सिचुएशन दें, इस तरीके के लेक्चर्स आप अपने तरीके डिज़ाइन करें कि जहां पर बच्चा खुद ब खुद से उन चीज़ों को करके सीखे और अपने दिमाग को विस्तार दे, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाले। परिस्थिति की संपूर्णता पर बल देने के कारण ये सिद्धांत संपूर्ण मानसिक ज्ञान के आधार पर बुद्धि के विकास की व्याख्या करता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा और जैसा कि ये थ्योरी भी कहती है, आप या हमारे चिंपैंजी सुल्तान साहब एक बार एक सिचुएशन में थे, एक डंडी का प्रयोग किया, केले पा लिए। दूसरी बार दो डंडी को जोड़ना, आप सोचिए एक पशु ने दो डंडियों को जोड़ दिया। ये और बात है कि एक डंडी मोटी एक डंडी पतली थी, वो दोनों के दोनों अटैच हो गए, ठीक है, फिक्स हो गए। लेकिन सोचा तो ना, उसने अपना बुद्धि का इतना दिमाग पर जोर डाला। तीसरी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, बॉक्सेस ऐसे फैले हुए थे, दो बॉक्सेस, और उन बॉक्सेस पर चढ़कर फिर लक्ष्य को ना पाने के बाद फिर दूसरा बॉक्स एक बॉक्स के ऊपर रखकर फिर भी तो लक्ष्य को पाने की कोशिश की। तो इन सारे के सारे प्रोसीजर्स में अगर आप फर्स्ट स्टेप से देखें, जहां पर चिंपैंजी अपना हाथ बाहर निकालकर केले को पाने की कोशिश कर रहा था, वहां से लेके थर्ड स्टेप तक जहां पर उसके पास लास्ट स्टेप में कोई डंडी नहीं थी, कोई छड़ी नहीं थी, सिर्फ बक्से थे, संदूक थे, जिन्हें आप बॉक्सेस कहते हैं। तो आप ये सोचिए कि चिंपैंजी का तो बुद्धि का विकास हुआ ना, एक नई सिचुएशन में उसको कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है उसे पता है। कक्षा में जब हम किसी भी सवाल को बच्चे को दें, खासतौर से मैथमेटिक्स में, या संगीत की कक्षा में हम उनको ले जाएं या आर्ट की कक्षा में हम उनको ले जाएं, तो हम उनको केवल एक सिचुएशन दें कि आप इस तरीके से कलाकृति बनाइए, एक पेंटिंग बनाइए या एक मेलोडी बनाने की कोशिश कीजिए, या फिर इस सवाल का या पजल का हल निकाल के लेकर आइए। हमें बच्चे को मेथड तो डेफिनेटली बताना होता है, लेकिन अल्टीमेटली हर एक स्टेप को स्कूल्स में कई बार तो बहुत दुखद है कि हर एक स्टेप्स को रटवा दिया जाता है। तो बच्चों के साथ जब हम इस तरीके के गेम्स भी खेलते हैं, अगर फ्री पीरियड है तो गेम्स खेल लीजिए, उनसे जितनी चाहे उतने पजल्स और जितनी चाहे उतनी पहेलियां या जितने अंतर्दृष्टि के अंतर्गत जितनी सिचुएशन से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, उन सिचुएशंस में बच्चों को डालिए, सीखिए और बच्चों का बौद्धिक विकास होने का पूरा उनको मौका दीजिए, ठीक है। एनीवे, तो ये अंतर्दृष्टि के माध्यम से अंतर्दृष्टि की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किसने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया, थॉर्नडाइक का खास तौर से जिक्र, उसके बाद एनालिसिस, आप क्या देखते हैं, अधिगम का अगर आपको विश्लेषण करना हो, अंतर्दृष्टि सिद्धांत से अधिगम का विश्लेषण और इसके इम्पोर्टेंस, इसके महत्वपूर्ण आयाम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं। आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। लेक्चर को क्लोज करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है ना, अंतर्दृष्टि के माध्यम से अधिगम की क्रिया का विश्लेषण, ये विश्लेषण हमें दिया था यर्कीस ने, ठीक है ना। इनका पूरा नाम रॉबर्ट यर्कीस है।
ठीक है ना। रॉबर्ट म्यूयर्स यकीज है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी है। आप गैरिसन का नाम भी पढ़ेंगे, गैरिसन के नाम के साथ आप ये पढ़ेंगे कि इन्होंने ये कहा था कि समस्या का हल करके सीखने की विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है और पूरी तरीके से वो बच्चे की बौद्धिक स्किल का भी विकास करती है और व्याख्या करती है कि कैसे बच्चा किसी भी चीज़ को एक पद से दूसरे पद तक लेकर जा सकता है, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक लेकर जा सकता है। ठीक है ना। समस्या का हल करके सीखने की विधि को पूरी तरह से व्याख्या करता है और कक्षा में व्यवहारिक तौर पर हम अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर सकते हैं, हमें करना भी चाहिए। राइट। तो ये था अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, और शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में अभी भी इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। शिक्षा सब्जेक्ट से अपना रिश्ता बहुत अच्छा बनाइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। शिक्षालय से अगर आपको लाभ मिलता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन कहीं हो जाता है तो कृपया करके पूछ लीजिए। याद रखिए, आप जितना ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे और उसके बारे में सोचेंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका भी बौद्धिक विकास होगा और आप भी बहुत नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे, जो आपके जीवन में ही नहीं, आपके प्रोफेशन में ही नहीं, आपके रोज़मर्रा के दिनचर्या में भी आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। शिक्षालय से अपना संबंध अच्छा बना के रखिए। नमस्कार।